हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने चैप्टर जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था सिविक्स का, चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर, इसकी पूरी सभी हेडिंग्स ये सभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस में हमें क्या आंसर्स लिखने हैं और किस तरीके से। ठीक, तो पहला प्रश्न है बच्चों कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले तीन कारक की चर्चा करेंगे। ठीक, फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए। सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले तीन कारकों की चर्चा करें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि तीन आयाम कह लीजिए या तीन कारक कह लीजिए कि राजनीति का, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के क्या परिणाम है, ठीक है। तो वो परिणाम कैसे सामने आते हैं, वही तीन आयाम होंगे या तीन कारकों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो जो प्रश्न कल हम लोगों ने कल लिखा था वही उत्तर, वही तीन आयाम इसके अंतर्गत हमें लिखते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले तीन कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक होगा कि व्यक्ति विशेष, समूह, समुदाय अथवा संप्रदाय और भिन्न मान लेता है। मतलब जो व्यक्ति होता है वे अपने आप को किसी समुदाय, समूह या संप्रदाय से भिन्न मानने लगता है। तो क्या होता है कि वह सामाजिक भिन्नता उसके अंतर्गत निवास करने लगती है। मतलब उसकी मानसिकता जो है, जो उसका माइंड है, वो डाइवर्ट होने लगता है और किसी और जाने लगता है कि हमें समाज में हमें समानता नहीं दी जा रही है, हमें भिन्न समझा जा रहा है समाज में। ठीक, तो क्या होगा, तो वहां पर सामाजिक विभिन्नता का जन्म होगा। ठीक, और विशिष्ट समझकर अपनी पहचान के प्रति अधिक सचेत रहता है, जिससे दूसरों के साथ असहज अनुभव। ठीक, तो वो क्या करता है, वह अपनी पहचान बनाने के लिए अनेक कार्य करता है। वह ये चाहता है कि हमें लोग जाने, और जैसा कि लोग दूसरों को सम्मान दे रहे हैं और तो उसी प्रकार से हमारा भी सम्मान हो। इसलिए वह सभी जगह पर नॉर्मली जब कभी कहीं इकट्ठा हो रहा है तो वहां पर वह अपने आप को असहज महसूस करने लगता है। तो इस तरह से पहला कारक होगा कि जब व्यक्ति अपने आप को संप्रदाय, समुदाय व समाज से भिन्न मानने लगता है तो सामाजिक विभिन्नता का जन्म होता है। फिर उसके बाद सेकंड क्या होगा कि द्वितीय महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि समुदाय की मांगों पर जब राजनीति, ठीक, तो जब क्या है कि जब जो समुदाय है, कोई विशिष्ट समुदाय है, उसकी कुछ मांगे हैं और उसकी मांगे राजनीति, जो राजनीतिक जो नेता हैं, ठीक है, या सरकार कह लीजिए, ठीक, तो वो उन मांगों की पूर्ति अगर संविधान के अंतर्गत नहीं आ रही है वे मांगे, तो उनकी पूर्ति सरकार भी नहीं कर सकती है। ठीक, और परंतु वो समुदाय ये लगातार अगर ऐसी मांगे कर रहे हैं, ठीक, तो वो सरकार भी बंधी हुई है संविधान के अंतर्गत, ठीक, तो वो उन मांगों की पूर्ति नहीं कर रही है, तो भी सामाजिक विभाजन जन्म लेता है। क्योंकि वह उसके अंतर्मन में ये विचार आने लगते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वे समाज में, जो हमारी मांगे हैं सरकार उसे समय से पूरा नहीं कर रही है। अर्थात सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग समृद्ध हों या हम लोगों की जो मांगे हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार से भी सामाजिक विभिन्नता का जन्म होता है। ठीक, और उसके बाद तृतीय कारक कौन सा होगा? तृतीय कारक होगा कि जब समुदाय की मांगों पर सरकार की दृष्टिकोण, सरकार उन पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, क्या निर्णय लेती है, वह यह भी महत्वपूर्ण है। पूर्व अध्ययन के समय आपको श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण के स्पष्ट। तो यदि शासन सत्ता में भागीदारी के लिए तैयार हो तथा अल्पसंख्यक समुदाय को उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर किया जाए, तो इस प्रकार से सामाजिक विभाजन देश के लिए अहितकर नहीं होगा। ठीक, तो एक बार और मतलब तीसरा कारक इस प्रकार से भी सामाजिक विभाजन जन्म दे सकता है जब जो सरकार का दृष्टिकोण उस समुदाय या उस संप्रदाय के प्रति कैसा है, ठीक, और सरकार भी जो अपने नीति
संप्रदाय और समुदाय को ध्यान में रखकर ला रही है या नहीं, तो इस प्रकार से भी सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। ठीक, या अगर इस चीजों को निगलेक्ट किया जाएगा तो समाज में सामाजिक विभिन्नता जन्म ले सकती है। तो ये हो गए हैं हमारे 3 प्रमुख कारक जो राजनीतिक स्वरूप में सामाजिक विभाजन को पनपने देते हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक, तो सामाजिक अंतर कैसे, कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेता है, ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बातों को समझने वाली चीज है कि कब ऐसा होगा कि जब सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभाजन का, जब सामाजिक अंतर से सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा। तो जो जनरली क्या होता है कि जो सामाजिक अंतर से सामाजिक अंतर है वह जनरली सामाजिक विभाजन तक नहीं पहुंच पाते हैं और बीच में ही वह मामले सुलझा दिए जाते हैं और सामाजिक, उसका परिणाम सामाजिक विभाजन के रूप में हमारे सामने नहीं आ पाता है। परंतु जब सामाजिक अंतर, ठीक है, जब सामाजिक अंतर जब जन्म लेता है तब लोगों में सामाजिक विभिन्नता का भी उदय होता है ना। तो सामाजिक अंतर कैसे कि मतलब जब सोसाइटी में कुछ लोगों को तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है बट कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस निगलेक्ट किया जा रहा है, तो वो जो जिन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है तो वो सोचेंगे कि यानी हमें कोई कमी है या हमें इस तरह से लोग एक समान हमारे साथ घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, हमें अलग रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ, जब हमारे ही देश में कह लीजिए जब अस्पृश्यता जब व्याप्त थी तब लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, तब लोग मतलब जो निम्न जातियां थी उन्हें अपने एक समान नहीं मानते थे, ठीक, और उच्च जाति के जो लोग थे वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ माना करते थे और यही परिणाम था कि जो उच्च वर्ग या उच्च जाति के लोग थे वो समृद्ध थे, ठीक, और जो निम्न जाति के लोग थे वह गरीब थे या मतलब लाचार थे। ठीक, तो ये क्या था कि ये सोसाइटी डिफरेंस था, ठीक, सामाजिक अंतर था, तो इसीलिए सामाजिक विभाजन को उसने पनपने दिया। ठीक, और इसी प्रकार से इसी स्वरूप में जब सामाजिक अंतर भी 2 रूप में हमारे सामने आता है कि अगर जैसे अमेरिका का उदाहरण लें तो या अफ्रीका का उदाहरण लें तो जैसे श्वेत अश्वेत, तो एक तरफ क्या था, श्वेत थे वह समृद्ध थे, अमीर थे, ठीक, और वहीं दूसरी तरफ क्या था, जो अश्वेत थे वह गरीब थे और उनके पास संसाधनों की कमी थी, उनको समान अवसर नहीं दिए जा रहे थे, ठीक, तो इस प्रकार से वह अपने आप को समाज में एक समान दर्जा प्राप्त हुआ नहीं देख पा रहे थे, मतलब वह अपने आप को पिछड़ा हुआ मान रहे थे। ठीक, तो इस प्रकार से सामाजिक अंतर जब होता है सोसाइटी में तो सामाजिक विभिन्नता का भी जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में जाना था कि किस प्रकार से सामाजिक विभाजन राजनीति को जन्म देता है, तो यही हमारा देखिए प्रश्न भी उससे रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज में आ गया। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सामाजिक विभाजन होगा तो जो राजनीतिक दल होंगे वे इसका फायदा उठाना बिल्कुल चाहेंगे। तो प्रत्येक जो सामाजिक विभाजन अगर 2 गुटों में बटा हुआ है तो वहां पर क्या होगा, उन गुटों से संबंधित 2 दल भी राजनीति में आ जाएंगे, ठीक, और वह दल अपने अपने वोटर्स को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं उन संप्रदाय विशेष या समूह विशेष के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वोटर्स भी उनके प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक, और इस प्रतिद्वंदिता यानी इस कॉम्पिटिशन्स में वह राजनीतिक दल ये भूल जाते हैं कि हम लोग इस तरह से कार्य करके क्या कर रहे हैं, सामाजिक विभाजन को सहयोग दे रहे हैं, सामाजिक विभाजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा कि वह 2 जो गुट हैं वो समाज जो है, हमारा सोसाइटी जो है, समाज के जो एक देश के जो लोग हैं, ठीक है, वह 2 दलों में या 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, तो और फिर वह एक समान या एकजुट कभी नहीं हो सकते। ठीक, तो हम सदैव राजनीतिक दलों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कृत्य या ऐसा कार्य किया जा रहा है तो उसके परिणामों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों
पैदा करते हैं। ठीक, सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। ठीक, तो सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि सामाजिक अंतर जो है, यानी जब समाज में लोगों में डिफरेंस होंगे, सामाजिक अंतर होंगे, तो सामाजिक विभाजन का जन्म होना जायज है। ठीक है, परंतु सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर, परंतु कुछ सामाजिक जो अंतर है वह टकराव की स्थिति तक सभी सामाजिक अंतर नहीं जाते हैं। ठीक है, सामान्यता कुछ जो सामाजिक अंतर है वो सरलता से कुछ सरकारें पहले ही उनको निपटा देती हैं या उनको उसका समाधान निकाल दिया जाता है, तो वह टकराव की स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। परंतु लगातार जब उन्हें सामाजिक विभाजनों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है उन सामाजिक, तो हो सकता है वह कुछ समय बाद वह टकराव की स्थिति भी उनमें उत्पन्न हो सकती है। तो सदैव सरकारों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो बच्चों ये थे हमारे आज के चैप्टर्स, मतलब हमारे चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ 4 to 5 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। मैं भी कोशिश करेंगे कि कल हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि सी सेक्शन वाले बिल्कुल भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बच्चों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही आप लोगों का इससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जैसे बी सेक्शन वाले बॉयज एंड गर्ल्स कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपना वर्क स्टैंड कर रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई वर्क इनकम्प्लीट है तो मुझसे पर्सनली मैसेज करके कहिए, तो मैं आपको सेंड करने का वर्क कंप्लीट कराने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। बट आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करेंगे, आप लोग कोई रिप्लाई ही नहीं देंगे, तो उससे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल पाएगा। इसलिए वर्क टाइमली करते रहिए। और जो अब चल रहा है वो थोड़ा मैं स्पीड में चलूंगा, बिकॉज ऑफ कि अब क्लासेस पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं, ग्रुप्स मतलब पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं। अब टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने का, क्योंकि जब पहले सिलेबस कंप्लीट होगा तभी हम उसका रिवीजन कर पाएंगे। और सिलेबस एसएसटी का बहुत ब्रॉड है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग न्यू क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, थैंक यू।